बस माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। अरे ऐसे कैसे हम घर छोड़कर चले जाएं? शादी करके आई हूँ इस घर में, ठीक वैसे ही जैसे आप आई थी। पहली बार गुस्से में कविता ने अपनी सास शारदा जी से कहा। बहू की बात सुन सुन शारदा जी का पारा हाई हो रहा गया और गुस्से में बिजली की तरह कड़कती चमकती हुई बोली, बहू, तेरी इतनी हिम्मत, इतनी औकात, बात तेरी कि तुम मेरे सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में मुझसे बातें कर रही हो। आज तक मेरे बेटे ने मेरे सामने कभी ऐसी बातें नहीं की जैसे तू कर रही है। शारदा जी की बात सुन कविता व्यंग्य में हंसते हुए बोली, माँ जी, आपने अपने बेटे को मर्द कहने लायक छोड़ा कहाँ है? बस देखने में मर्द है, दिलो दिमाग से तो आपने उन्हें बना रखा है। कविता की ये बातें सीधे शारदा के दिल में तीर की तरह जाकर लगी और वह गरज पड़ी। खबरदार बहू, लगता है कि तुम्हें अपना इतिहास बताना ही पड़ेगा। पूछा नहीं तूने अपने पति से मेरा इतिहास क्या है? तेरे जैसे ही नागिन बनकर आई थी मैं भी। मेरे घर में मेरी बड़ी बहू, पता है ना उसका हाल क्या है? 4 साल हो गए उसको मुंह देखे हुए मुझे। इस समय शारदा जी का घर घर नहीं बल्कि जंग का मैदान लग रहा था। आंगन के बीचों बीच एक तरफ शारदा जी थी तो दूसरी तरफ उनकी छोटी बहू कविता खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और तनाव साफ दिखाई दे रहा था। कविता का पति अमित बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। कविता प्लीज मान जाओ, शांत रहो, पड़ोसियों तक आवाज जा रही है। उधर रमेश जी सिर पर हाथ रखे बैठे थे। ना पति बोल पा रहे थे, ना बहू को रोक पा रहे थे। रमेश जी बहुत सीधे साधे इंसान थे, समझदार, सामाजिक, लेकिन किसी से ज्यादा मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे। और ऐसे सीधे लोगों को समाज सुन आदमी या पागल कह देता है। तो जो अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख पाए और जिसकी पत्नी शारदा जी जैसी जीती जागती आग का गोला हो, वह समझदार होकर भी पागल हो ही जाएगा। फिलहाल अमित कविता का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाने लगा और बोला, चलो कविता, बहुत हो गया, पड़ोसी सुन रहे हैं, बाहर भीड़ लग गई है, तुम बाकी बातों को लेकर क्यों बैठ जाती हो? बड़ी मुश्किल से अमित उसे कमरे में ले गया और समझाते हुए बोला, कविता, क्या है? क्या तुम माँ के मुंह लग रही हो? जानती नहीं हो कैसी हैं वो? पूरा गांव समाज और रिश्तेदार जानते हैं माँ से कोई मुंह नहीं लगता, फिर भी तुम जानबूझकर टकराती रहती हो। पति की बात सुन गुस्से में कविता बोली, अमित, आपको क्या लगता है मैं जानबूझकर आपकी माँ से लड़ती हूँ? देखा नहीं इनकी हरकतें? मैं पूनम भाभी जैसी नहीं बनूंगी, जिनका जीना इन्होंने दुश्वार करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आप ही बताइए, मैंने गलत क्या किया? क्या कह दिया ऐसा कि ये मुझे बार बार घर से निकालने की धमकी देती हैं? बिना मतलब हर चीज में कमी निकालती हैं। खाना बनाना नहीं पड़ आता ऐसा कहती हैं, जबकि आप जानते हैं मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। अमित बोला, हाँ कविता, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन माँ की आदत है। कविता बोली, ठीक है, मान ली आदत है, लेकिन एक दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने तक सहन करेगा कोई? यहाँ तो पूरे 2 साल हो गए। क्या 2 साल में मैंने एक बार भी अच्छा खाना नहीं बनाया? मैं कितना भी प्यार से बनाऊं, सुबह शाम 10 गालियां मिलती हैं। कभी चाय में दूध कम, कभी पत्ती ज्यादा, कभी चीनी कम, कभी इलायची नहीं, कभी अदरक नहीं। चाय मेरे लिए आफत बन गई है। क्या मुझे चाय बनानी नहीं आती? कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? और मैं तो कर भी रही थी। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, मायके वालों तक पर ताने, खाने में कमी, चाय में कमी, फिर भी चुप रही। 2 साल में आपने मुझे एक बार बोलते सुना? यह कहते हुए कविता अमित की ओर देखने लगी। अमित बोला, नहीं कविता, मुझे पता है, लेकिन तुम जानती हो माँ की आदत। कविता बोली, नहीं अमित, ये आदत नहीं, यह मन की कड़वाहट है। उन्हें मेरे चेहरे से, मेरे नाम नाम से तकलीफ है, क्योंकि मैं आपकी पसंद हूँ। हमारी लव मैरिज हुई है, इसलिए मैं उनकी नजर में गलत हूँ। माना मैं लव मैरिज करके आई, लेकिन बड़ी भाभी तो सबकी पसंद से आई थी। उनके साथ क्या किया? अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल दिया। 4 साल से उनका मुंह तक नहीं देखा। माँ ऐसी होती है क्या? अमित बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जानती हो पापा भी माँ के आगे नहीं बोल पाते। अगर ज्यादा हुआ तो भैया भाभी की तरह मैं भी किराए का कमरा लेकर चला जाऊंगा। रोज रोज का कलेश मुझसे नहीं होता। यह सुन कविता हैरानी से बोली, अमित, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम क्यों घर छोड़े? यह घर हमारा भी है, हम कहीं नहीं जाएंगे। कब तक माँ जी के डर से भागते रहेंगे? अमित के लिए माँ को समझाना जितना मुश्किल था,
पत्नी को समझाना भी उतना ही मुश्किल था। वह चुप होकर चला गया। कविता गलत भी नहीं कह रही थी। गलती सारी शारदा जी की थी। शारदा जी में औरतों वाले गुण नाम मात्र के भी नहीं थे। मर्दों के रहते खुद को मर्द समझती थी। सारे फैसले खुद लेती थी। रमेश जी कुछ कहते तो डांट डपट कर चुप करा देती। पति ही नहीं सुनती थी तो बेटों की क्या सुनती। तंग आकर रमेश ने बोलना छोड़ दिया, जिससे शारदा जी और सिर चढ़ गई और बहुओं पर राज करने लगी। जब बड़ी बहू पूनम इस घर में आई तो उसका सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। हर बात में रोक टोक, ताने, गालियां और मायके वालों तक पहुंच जाना। आखिरकार पूनम तंग आकर घर छोड़कर चली गई, जिसका शारदा जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनकी सेहत पर जरा भी असर नहीं हुआ कि बेटा बहू घर छोड़कर चले गए हैं। वही हाल वह कविता के साथ भी करना चाहती थी। आए दिन गालियां, बिना मतलब की कमियां, मायके वालों को गालियां। लव मैरिज करके आई है, संस्कार विहीन है, माँ बाप भी ऐसे ही होंगे, जाने क्या क्या। बेचारी कविता को सुनना पड़ता था। लेकिन कविता पूनम की तरह नहीं थी। कहीं ना कहीं वह शारदा जी के लिए परफेक्ट थी। पहले तो कुछ दिनों तक उसने शारदा जी की हर बात बर्दाश्त की। जब ज्यादा हुआ तो पति से बोली, ससुर से बोली, लेकिन उन दोनों के मुंह से बोलती ही नहीं निकलती थी, जिसके चलते आखिरकार अब खुद कविता ने ही अपनी कमान संभाल ली। शारदा जी चाहती थी कि कविता को इतना तंग करे कि वह यह घर छोड़कर चली जाए, और इसलिए बार बार धमकी देती थी कि मैं किसी और को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, इस घर में सब कुछ अनाथालय में दान कर दूंगी। यहाँ तक कि बेटों को भी कोसती थी कि वे अपनी पत्नियों के पल्लू से बंध गए हैं। आज घर में इतनी लड़ाई होने के बाद शारदा जी का नया नाटक शुरू हो गया कि उन्होंने खाना पानी छोड़ दिया। जब कविता ने उनके आगे खाना रखा तो खाने की थाली उठाकर फेंकते हुए बोली, तेरे हाथ से तो मैं जहर भी खाना पसंद ना करूं, खाना तो बहुत दूर की बात है। बस फिर क्या था, कविता ने उनका खाना देना बंद कर दिया। जब 2 टाइम खाना नहीं दिया गया तो शारदा जी ने एक नया नाटक फैला दिया। कोप में बैठ गई और एक ही रट लगा ली कि बहू इस घर में चली जा, या तो तुम घर छोड़ दो या मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। 2 दिन तक शारदा जी ने खाना नहीं खाया और उनकी हालत भी खराब होने लगी। शारदा जी की जिद देख रमेश जी ने कहा, बहू कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। अमित ने कहा, कविता प्लीज समझो, माँ बहुत जिद्दी है, हम सब उससे तंग आ चुके हैं, जैसा पापा कह रहे हैं वैसा कर लो। अब कविता का गुस्सा सास से ज्यादा पति और ससुर पर फूट पड़ा और चिल्लाते हुए बोली, कैसे मर्द हो आप लोग, शर्म आती है मुझे कि मैं ऐसे घर में आई हूँ जहाँ मर्दों की कोई औकात नहीं, कोई शान नहीं, कोई इज्जत नहीं। अरे मेरे मायके वाले क्या बोलेंगे कि 2 2 मर्दों के रहते बहू को घर से निकाल दिया गया, और दोनों खड़े खड़े देखते रहे। कविता की बात सुन रमेश जी और अमित शांत हो गए, क्योंकि कविता गलत नहीं कह रही थी। तभी शारदा जी आंगन में आकर गुस्से में चिल्लाई, सुनो जी, कल के कल वकील को बुलाओ, मैं यह सारा धन दौलत अनाथालय में दान करूंगी। एक बेटा बहू नालायक निकले, दूसरे भी निकल जाएंगे। वकील को फोन करो। और घूरकर कविता को देखने लगी। तब कविता ने भी कहा, देखती हूँ मैं भी कौन सा वकील ऐसी वकालत पढ़कर आया है जो आपकी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय में दान करवा देगा। इस घर पर जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी हक है। आप भी इस घर की बहू हैं, मैं भी इस घर की बहू हूँ। आप यह सब अपने मायके से लेकर नहीं आई थी, और ना ही यह आपकी बनाई हुई प्रॉपर्टी है। यह खानदानी संपत्ति है जिस पर बेटों और बहुओं का हक है। आप अपना हिस्सा ले लीजिए, हम भी अपना हिस्सा ले लेंगे। कैसे ऐसे कैसे अनाथालय में दान कर देंगी, करके तो देखिए। कविता की बात सुन शारदा जी और भी पागल हो गई और चिल्लाई, बहू तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे मायके तक पहुंच गई। कविता बोली, हाँ जी बिल्कुल, जब आप बात बात पे मेरे मायके जा सकती हैं तो मैं आपके मायके क्यों नहीं जा सकती। गलत क्या कहा मैंने, आप अपने मायके से यह प्रॉपर्टी लेकर नहीं आई थी, मैं भी बहू बनकर आई हूँ, हिस्सा बराबर का ही लगेगा। बुलाइए वकील को, देखती हूँ मैं भी। अब शारदा जी कविता को कुछ नहीं बोली, बल्कि गरजते हुए धमकते हुए पैर पटकती हुई रमेश जी के पास पहुंची और पूरी ताकत लगाकर चिल्लाई, बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, शर्म नहीं आती। कल की आई लड़की इतनी जबान चला रही है और तुम शांत हो। इस घर के मर्द हो या सच में बहू के कहे हिसाब से ही हो। बस जैसे ही शारदा जी ने इतना कहा कि रमेश जी का हाथ जोर से उठा और सीधे शारदा जी के घर पर पड़ गया।
शारदा जी का तो भ्राम ही निकल हिल गया। हैरानी से वह अपने पति रमेश जी की ओर देखने लगी। कविता भी डर गई और तुरंत अमित की बांह पकड़कर उसके पीछे दुबक गई। तब रमेश जी पहली बार चिल्लाए, सही कहा तुमने। मैं इस घर का मर्द होकर तुम लोगों को इतनी छूट दे बैठा कि तुम जो मन में आए करती रही। अपने मन की करके तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। एक बेटा बहू को तो घर से निकाल दिया और अब दूसरे को भी निकालने पर तुली हो। इससे अच्छा तो तुम माँ ही ना बनती। जब अपने ही बच्चे दुश्मन बन गए तो पैदा ही क्यों किया। अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। बहुत चला लिया तुमने अपना राज, और आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। रही बात इस घर की संपत्ति की, तो यह तुम्हारे बाप की नहीं है, यह मेरे बाप की प्रॉपर्टी है। मेरी मर्जी, मैं क्या करूं। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए तो बताओ, दे दूंगा। पति का यह रूप देखकर शारदा जी एकदम चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। गाल पर पड़ा थप्पड़ बहुत कुछ कह गया था। रमेश जी ने अपने बड़े बेटे और बहू पूनम को फोन कर वापस आने को कहा और सबको साफ समझा दिया कि आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। फिर शारदा जी के कमरे में जाकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सबके साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चली जाओ। और अगर तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए तो बता देना। बुढ़ापे में भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारा हिस्सा दे सकता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह कहकर रमेश जी बाहर चले गए। कविता भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वह डरी जरूर थी, लेकिन खुश इस बात से थी कि कम से कम अब पूरा परिवार एक साथ हो गया था और इस घर में हिटलर राज खत्म हो चुका था। अब घर की कमान एक सही आदमी के हाथों में थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।